नमस्ते डॉक्टर सुनीलम। हम आप लोगों ने एक मिल के पत्र लिखा है और उस पत्र को और लंबी उसमें हस्ताक्षर बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोगों ने भारत के चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि किस तरह से क्या-क्या स्तर में हो रहा है। एसआईआर किस तरह से लोकतंत्र को चुरा नहीं रहा है, डाका डाल रहा है। मैं 2 प्रश्न मेरे आपसे हैं छोटे-छोटे। पहला प्रश्न तो यह है कि इस तरह की मुहिम आवश्यक थी। अ, मैं वो जो 272 कुछ कुछ सरकारी एक पत्र लिखा गया है, मैं उसकी बात बाद में करूंगा, लेकिन पहली ये जो मुहिम है और जिसको मेरे ख्याल में जो आप बता दें, ये तो अभी भी चल रही है। आप लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें, लोग इसको समझें, और हम भी उस मुहिम में इसी तरह से जुड़े हैं कि हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों में से कोई एक इसको रिले रेस की तरह हम लोग कुछ ना कुछ इसको रोज जलाए रखें। क्योंकि ये मामला इस देश के आम नागरिक के केवल वोट का अधिकार नहीं है, उसका सब कुछ छीनने की तैयारी है। डॉक्टर सुनील, ये है क्या मामला, और जो आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको कहां तक सब लगता है कि कुछ मामला बनेगा? बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक इंडिया का आनंद वर्धन साहब कि आपने ये कैंपेन में आप शुरू से लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जो लड़ाई है उसको आप पर्सनली और पब्लिकली भी आप लड़ने का काम कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। उसके लिए बहुत आभार है। ये जो पत्र लिखा गया है 175 लोगों के द्वारा, उसमें मुख्य तौर पर जो हमारे उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे, डॉक्टर सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, उन वो भी हैं इसके अंदर, और तमाम सारे और भी जो जस्टिस शंकर हैं इसमें, देव सहायम जो आईएएस अधिकारी रहे वो भी रहे, डॉक्टर पराकला प्रभाकर जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के पतिदेव के तौर पे जाने जाते हैं, फिर माधव देशपांडे जो टेक्नोक्रेट हैं, जो बताते हैं कि ईवीएम को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, फिर प्रकाश राज जैसे जो फिल्मकार हैं, या कुमार प्रशांत जैसे, या तुषार गांधी जैसे, योगेंद्र यादव जैसे, ये सब जो लोग, या शबनम हाजमी जैसे जो लोग हैं, सब लोग मिलकर के इस मुहिम को चला रहे हैं। इसमें मुख्य बात ये है कि ये चुनाव का जो नतीजा है वो फ्रॉड पर आधारित है, इसलिए हम इसको अस्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, और यहाँ पर मैं अपना दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे जो महागठबंधन के नेता लोग हैं, वो जो है नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे बड़ा-बड़ा चढ़ के बधाई दे रहे थे कि जैसे मतलब उनकी बाछें खिल गई हों। जबकि ये चुनाव जो है वो वोट की डकैती के ऊपर आधारित है। ये बात मैं 30 दिनों में मैं 30 जिलों में गया, तुषार गांधी जी के साथ में जो बदलो बिहार बनाओ नई सरकार की जो यात्रा चली थी, उसके अनुभव के आधार पर, और जो वोटराधिकार यात्रा के अंदर जो मैंने जन सैलाब और जो फ्रेंजी देखी थी उस समय, उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। तो पहली बात तो ये है कि इस रिजल्ट को हम अस्वीकार करते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ने स्वीकार कर लिया है। इस पर मेरा कहना यह है कि आनंद वर्धन जी, आपको याद होगा 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था और रात के 12 बजे के बाद 3 बजे के बीच में जब तेजस्वी के पार्टी के आरजेडी के 15 विधायकों को हरा दिया गया था और हारों वालों को जिता दिया गया था सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, तब मैंने कहा था कि ये समय आ गया है कि आप कॉल करो और कॉल दो और घेराव करना शुरू करो, केवल निष्पक्ष चुनाव नतीजे के लिए। उन्होंने वो नहीं किया। उसके बाद में यूपी के अंदर ऐसे ही हो गया। यूपी के अंदर भी वोट चोरी हो गया, लेकिन यहां पर भी जो करना चाहिए था गठबंधन को, उसने ये काम नहीं किया। उसके बाद में हरियाणा में हो गया, 0.6% से हार गए, वहां पर भी नहीं किया। और उसके बाद तो सरेआम जो है जो कुछ भी हुआ महाराष्ट्र में, वो पूरे देश ने देखा, वहां भी कुछ नहीं किया। 79 सीट्स के ऊपर सरेआम मैनिपुलेशन हो गया। आम सभा चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर जो है, उसके अंदर भी कुछ नहीं किया। तो अब जो है मेरा कहना यह है कि पहला काम आपका, स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां से होगा कि आप इसे इलिजिटिमेट इलेक्शन रिजल्ट के तौर पर आप कहें, जो पार्टियों ने नहीं कहा, हम ये बात कह रहे हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि जो जिस नेतृत्व में चुनाव आयोग काम कर रहा है वो इलेजिटिमेट है, और इसलिए हम उसकी वैधता को हम पूरे तरीके से हम अस्वीकार करने का काम करते हैं।
ये दूसरी बात है जो हम कह रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा मायना है। इसको भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मानने को तैयार हैं कि मतलब आप एक ऐसा जो है चुनाव आयोग जो एक के बाद एक फ्रॉड कर रहा है, और अब उसने जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, ये तो केवल और केवल सत्ता के अंदर भाजपा को बनाए रखने के लिए, गठबंधन को मतलब एनडीए को बनाए रखने के लिए एसआईआर है, उसका और कोई प्रयोजन ही नहीं है ना? तो इसलिए आप उसको भी आप अस्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो दूसरा बिंदु हमारा वो है। तीसरा बिंदु हमारा ये है कि जो एसआईआर वाला मैंने आपको बोला कि ये तो केवल पावर गेम की बात है। तीसरी बात हमारा, चौथी बात ये है कि आपको सिविल सोसाइटी के साथ में समन्वय बना करके आगे चलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। वो पॉलिटिकल पार्टीज करने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने तो अपनी तरफ से किया, 25 जन संगठन थे, नागरिक संगठन थे, उनकी जितनी सीमित साधन थे, सीमित समय था, वो कुछ किया, सीमित लोग थे, है ना? बदलो बिहार बनाओ नई सरकार का किया। लेकिन जो पार्टियों की तरफ से जो होता है कि भाई हम लोग एक वॉर रूम बनाए जिसके अंदर एक समन्वय की बात हो, बूथ के लेवल के ऊपर हम कोऑर्डिनेशन करें, वो बात हो, जो भी कुछ सब चीजें हैं, वो भी करने का तैयार नहीं। तो हमारा ये 4-5 बिंदु हैं, और बिंदु को लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग का काम मतदाताओं को जोड़ना है, लेकिन ये मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का जो उसका संवैधानिक अधिकार है, वो काम कर रहा है, और इसके खिलाफ में जन संघर्ष जरूरी है। उस दिशा के अंदर हम बढ़ने का काम करना चाहते हैं। जितनी अपनी सीमा है, उसके हिसाब से आगे बढ़ के ये काम करेंगे। जी, आनंद जी। डॉक्टर सुनीलम, आप चूंकि पावर पॉलिटिक्स, आप एमएलए विधायक रहे हैं, आप इलेक्शन लड़े हैं, मैं एक चीज और जरा इसमें जोड़ दूं, क्योंकि मैं भी इलेक्शन का प्रोसेस रहा हूं, इलेक्शन को मतलब अंदर से देखा है। एक नई बेईमानी और आई है और उस पर भी बहुत कम वो हो रहा है। वो बीएलए नाम का एक इन्होंने नया एक भेज दिया है। बीएलए ये किसी पार्टी के ये सब वो नहीं है, ये भारत का संविधान, भारत का चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कैसे आप वोटर बनाएं, ये पॉलिटिकल पार्टी के नहीं। और मैं इसको 1 मिनट दर्शकों को समझाने के लिए कर दूं। मैं कल के दिन उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहता हूं। मेरी नजर में पार्टी ठीक नहीं है, जो मेरा अपना नजरिया, और मुझे लगता है मैंने बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में और वहां के लोग मुझे, तो मैं तो बीएलए नहीं बना सकता हूं। तो ये आपने मुझे तो पहले ही दिन से निकल, मैं इस पे भी आपका एक विचार चाहूंगा। बीएलए नाम का एक कोई पैदा कर दिया है बीजेपी ने, और उसको वैधता उसकी सब मान रहे हैं। बीएलए तो बिल्कुल गैर जरूरी और बीजेपी के एजेंट के रूप में ही काम कर रहा है। डॉक्टर सुनीलम, इस पे भी मैं एक टिप्पणी चाहूंगा। जी, इस पे मेरा कहना यह है कि असल में जो है चुनाव आयोग अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है, भाई बहुत बढ़ चढ़ करके वोट हुआ, फिर भी 67% ही हुआ ना। वो 60% से बढ़ा, 7% बढ़ा, ये स्वागत योग्य बात है, ज्यादा लोग निकल के आए, लेकिन वो बदलाव के लिए निकले थे, वो एक बात अलग है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपका जो काम है, मतलब चुनाव आयोग का जो काम है, जो बीएलओ का काम है, वो किसी के कंधे के ऊपर आप नहीं डाल सकते। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे हम जो किसान संगठन के लोग हैं, किसानों के बीच में काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको भावांतर का लाभ मिलेगा, तब आपका माल खरीदा जाएगा, और नहीं तो मेरे यहाँ पर जो मुल्ताई में हालत है कि 2400 रुपए क्विंटल का जो पूरा मक्का है वो 1200 रुपए क्विंटल बिक रहा है, सोयाबीन 5,500 रुपए क्विंटल है, वो 3,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। क्यों? उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कायदे से सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हर किसान का जो है वो रजिस्ट्रेशन करे, लेकिन उसने वो जो पूरी जिम्मेदारी किसान के ऊपर डाल दी। तो ये इन्होंने वो जिम्मेदारी बीएलओ की जगह पर बीएलए के ऊपर डाल दी, और जो है बीएलए जो कुछ जो उसकी सीमा है वो एक दबाव में काम करता है। गांव का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, आनंद वर्धन साहब, इस समय जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, मेरे यहाँ सिंगरौली में अडानी को एक कोल का पावर ब्लॉक मिला, उसमें 8 गांव को पूरा पुलिस ने घेरा हुआ है, कोई आदमी बाहर नहीं आ सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता, और वहां पर जो है 3 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ क्यों नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो है किसी आदमी को फ्रीडम दिए ही नहीं है। तो जो बीएलएस भी जो काम करते हैं,
हमारे को एक गांव में एक फ्यूडल सिस्टम काम कर रहा है। गांव के अंदर एक ऐसा पूंजीवादी सिस्टम काम कर रहा है कि कुछ लोग जो है वो गांव को संचालित करने का काम करते हैं। ये बीएलए इतना ज्यादा दबाव में रहता है, मतलब जो सरकारी पार्टी है, जो विधायक है सरकारी, मतलब सत्ता के रूढ़ के साथ में जो उसका सांसद है, जो उसकी पूरी ब्यूरोक्रेसी है, उस पर इतना दबाव डाल देती है वो बीएलए के साथ। मतलब ये केवल ऐसा नहीं होता जो हम लोग पूरे देश के अंदर देख रहे हैं कि ये 4 एजेंसियां हैं, ये लेकर के निकले हुए हैं शिकार करने के लिए कि किसी की जो है वहां पर नीचे छोटे स्तर पे होता है तो वो अतिक्रमण नपवा देते हैं। वो आपका ये तय कर देते हैं कि आपकी हम ये जांच शुरू कर देंगे अगर आप पंच हो या सरपंच हो। वो आपको इतना छोटी जगह पर मारते हैं कि आदमी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इंडिपेंडेंटली जो है एक निर्भयता पूर्वक या निष्पक्षता से, पारदर्शिता से काम करना बहुत कठिन हो गया है पब्लिक लाइफ में, उसी तरीके से गांव के स्तर पर है। तो बीएलए से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो इतने दबाव के अंदर है कि वो उसको हाँ में हाँ बीएलओ की मिलानी है। तो कुल मिला के आपने कह दिया कि साहब आपके तो बीएलए थे, है ना, और फिर उसमें हम क्या करें, है ना। उसने अगर अपना काम नहीं किया, और यही बात सुप्रीम कोर्ट कह देता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो है आपको तो दिया हुआ है जिम्मेदारी, तो आप बीएलए अपने बनाइए, आप बीएलए खड़ा करिए। आपने यही कहा कि जो लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं सीमित साधनों के साथ में, केवल अपने काम की दम पे जो लोग लड़ना चाहते हैं, उनको तो किसी भी किस्म का इसके अंदर स्कोप ही नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरा सिस्टम जैसे काम करता है, जैसे उन्होंने नोटा बना दिया था, है ना, कि नन ऑफ द अबव बना दिया। लेकिन मेरा ये अपना अनुभव है कि मैंने 4 बार इसकी कोशिश की है। जब जब मैं निकला नोटा का प्रचार करने के लिए, तब तब मुझको बाकायदा पुलिस ने रोक दिया। और जब मेरा वहां पर एक बहुत बढ़िया अधिकारी था हमारे यहाँ का, वो सीओ था, जब उसके साथ बात हुई तो उसने कहा डॉक्टर सुनीलम देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्देश हो और मशीन के अंदर कोई भी नोटा लग गया हो, अगर आप सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो पूरी आपका जो है चुनाव जेल में ही बीतेगा। और एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पूरा का पूरा समय मैं जेल के अंदर ही रह गया, उन्होंने मेरे को डाल दिया जेल में। अब हो गया चुनाव के बाद में मैं निकला उसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो जिस तरीके से काम कर रहा है, उस सिस्टम के अंदर अब जो गुंजाइश है वो ये है कि सामूहिक तौर पर लोग निकलें सड़कों के ऊपर और कोई बदलाव करें। हम उस बदलाव के खिलाफ हैं आनंद वर्धन जी, जो नेपाल में या जो बांग्लादेश में या जो श्रीलंका में या जो इंडोनेशिया के अंदर हुआ। हम एनार्की नहीं चाहते, हम वायलेंस नहीं चाहते। हमारे को ये रास्ता अभी भी लगता है, और मैंने ये देखा है, या आपका जो उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अभी गया था, ये जो यात्रा एक कदम गांधी के साथ कारवां प्यार का जो चल रही है, उसमें मैं गया, मथुरा में गया। वहीं पर वो जो फ्रॉड बाबा है उसका, बागेश्वर धाम वाला, उसकी यात्रा वहां पर निकली थी। लेकिन मैंने ये देखा गांधी के प्रति लोगों का बहुत जबरदस्त एक लगाव है। लोग सुनना चाहते हैं, गांधी के विचार से लोग जुड़ना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत की बात लोग करना चाहते हैं। नफरत और हिंसा के अंदर उनका जो है वो विश्वास नहीं है। ये आम लोगों की बात है। तो अब सिविल सोसाइटी के लोग जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को सड़क पर उतरना पड़ेगा। नहीं तो एक के बाद एक, जैसे हरियाणा चला गया, जैसे महाराष्ट्र चला गया, जैसे बिहार चला गया, आने वाले 12 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां एसआईआर के माध्यम से उन्होंने ये अपनी गारंटी कर ली है कि वो वही चुनाव जीतेंगे, जिनको चाहेंगे उनके एडिशन करेंगे, जिनको चाहेंगे उनको डिलीट करने का काम करेंगे। तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। आपके भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, बी आर पाटिल, आपने देखा आनंद के अंदर क्या हुआ। 12,000 ईमेल बाकायदा भेजे गए, और ये भेजे गए कि भाई हम यहाँ पर आनंद में नहीं रहते, हमारा नाम डिलीट आप कर दो। बाकायदा प्रोविजन के तहत भेजे गए। अब उसके तहत उनका नाम जो है काट लिया गया। अब आप मेरे को बताइए, अगर वो पकड़ा नहीं जाता, अगर बाद में राहुल गांधी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अगर जो है एसआईटी जो है कर्नाटक की सरकार नहीं बनाती, अगर उन लोगों को नहीं पकड़ती और ये पता नहीं चलता कि पर ईमेल 80 रुपया उन्होंने 12 कॉल सेंटर्स में देने का काम किया, और सब कुछ ऑर्गेनाइज करने का काम उनके सामने जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था, जो लिकर माफिया था, उसने सब कुछ करने का काम किया, तो बात सामने नहीं आती। लेकिन ऑपोजिशन क्या कर सकता है? वो सब फैक्ट्स तो ले आया, सब चोरी के फैक्ट्स ले आया, लेकिन उसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ नहीं कर रहा, एकमात्र विकल्प है आप चुनाव आयोग का अनिश्चितकालीन घेराव पॉलिटिकल पार्टीज करें, इंडिया गठबंधन करे। जब तक ज्ञानेश कुमार के ऊपर
फ्रॉड केस, फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस कराने का केस दर्ज ना हो जाए, जब तक उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए, तब तक वो अनिश्चितकालीन घेराव को खत्म ना किया जाए। ऐसा हुआ है बांग्लादेश के अंदर, आपने देखा, उसको पकड़ के जो है अंदर किया गया, उसके ऊपर केस लगाए गए क्योंकि उसने इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया था। ठीक है, उसने किया था, इनके पक्ष में किया था, जो है जो प्रधानमंत्री थी उनके पक्ष में किया था, किसी के भी पक्ष में हो, भाई आपके पास में जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को चुनाव आयोग को पूरा करना चाहिए। कौन बैठे इससे फर्क हमें नहीं पड़ता, हमें फर्क जी पड़ता है पारदर्शी चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, जवाबदेही चुनाव आयोग की तय होनी चाहिए। जी जी धन्यवाद डॉक्टर सुनील। मैं बस दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज और कह दूं कि बी आर पाटिल को हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वो 2018 का भी अच्छा खासा चुनाव जीते हुए थे, यही टैक्टिस करके 600 वोट से उनको हरा दिया गया था। और ये एक 5 साल, अगर कोई पॉलिटिक्स में एक किसी की भी एक्टिव लाइफ होती है 30-35 साल, उसमें 5 साल जो उसका जो सबसे अच्छा समय होता है, उसको अगर आप बाहर कर दीजिए तो वो उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का, उस राष्ट्र का एक ऐसा नुकसान होता है जो वापस उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। आप अगली बार उसको प्रधानमंत्री आनंद बना जी, दीजिए। आनंद जी, जी हमारे जैसे लोगों को आप जब सजा करवा करके आप एलिमिनेशन प्रोसेस से बाहर कर देते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस से, जी सबसे अच्छा तरीका है। जैसे राहुल गांधी जी को कर दिया था 2 साल की सजा देके, तो आपने हमको जी बाहर कर दिया। तो ये भी एक टैक्टिस है। तो कुल मिला के जो अलग अलग टैक्टिस इस्तेमाल करता है सिस्टम या सरकार या सत्तारूढ़ दल, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, तो बहुत बड़ी लड़ाई है। और इसके अंदर हम जी लोग तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं कि वो इस लड़ने में सड़क के ऊपर वो आए, जी पार्टियां आए, बहुत अच्छी बात है। जो भी लड़े उसका साथ दें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।